जो 300 साल पहले समंदर के बीचों बीच एक वीरान टापू पर जिंदा रहने के लिए जानवरों का पीछा करता था, चूहों से लड़ता था और अपने अकेलेपन से हर दिन हार जीत का जंग लड़ता था। आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ अलेक्जेंडर की उस अविश्वसनीय कहानी में जिसे लोग रोबिन्सन क्रूस कहते हैं। जरा सोचिए, आप जहाज पर हैं और कप्तान से लड़ाई हो गई। गुस्से में वो आपको एक अनजान टापू पर उतार देता है। कोई साथी नहीं, कोई घर नहीं, कोई मदद नहीं। आपके पास है बस समंदर की लहरों की आवाज़ और चारों तरफ फैली जंगली झाड़ियाँ। अगले 4 साल और 4 महीने तक आपको अकेले ही जिंदा रहना है। कैसे जिएंगे आप? क्या आप डर के मारे हार मान लेंगे, या फिर इंसान की जिद और सर्वाइवल स्ट्रीक आपको ऐसा बना देगी कि दुनिया सदियों तक आपका नाम याद रखे? यही कहानी है अलेक्जेंडर सेल्कर की। 1704 में एक स्कॉटिश नाविक जिसने जहाज के कप्तान से झगड़ा किया और अपनी जीत में कहा, मुझे इस टापू पर उतार दो, मैं जहाज पर नहीं रहना चाहता। कप्तान ने उसकी बात मान ली। उसने सोचा था कि जहाज के लौटने तक कुछ हफ्ते गुजार लेगा, लेकिन हकीकत कहीं ज़्यादा डरावनी थी। वो टापू था बॉनफेंडिडस आइलैंड। झील के तट से कई 100 किलोमीटर दूर चारों तरफ बस समंदर, ना इंसान, ना शहर, ना मदद। के पास थे सिर्फ उसके कपड़े, एक गन पाउडर का थैला, कुछ औजार, एक बाइबल और उसका हौसला। लेकिन क्या सिर्फ ये चीज़ों से किसी इंसान को सालों तक जिंदा रख सकती है? यही देखने वाली है ये कहानी। अगले कुछ मिनटों में आप जाएंगे कि कैसे सेल्कर ने बकरियां पकड़ी और उनका दूध पीकर जिंदा रहा, समुद्री कछुए और जिंदा मछलियां खाई, चूहों से बचने के लिए बिल्लियां पाली और अकेलेपन से लड़ने के लिए खुद से ही बातें की। और आखिरकार 4 साल बाद जब उसे रेस्क्यू किया गया तो लोग दंग रह गए, क्योंकि वो अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं द रियल रोबिन्सन क्रूसो अलेक्जेंडर की असली सर्वाइवल कहाँ। 1704 का साल था। समुद्री सफर अपने चरम पर था। जहाज चलते थे महीनों तक और हर सफर में मौत और जिंदगी साथ साथ चलती थी। अलेक्जेंडर सेल्कर के एक स्कॉटिश नाविका उस समय सीधा पोर्टर्स नाम के जहाज साउथ पैसिफिक की ओर जा रहा था। सेल्कर का स्वभाव तेज और जिद्दी था। वो बेहद काबिल नेविगेटर था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी खामी थी। उसे अपने कप्तान के फैसलों मानना पसंद नहीं था और इसी वजह से जहाज पर उसका कप्तान के साथ अक्सर झगड़ा होता था। यात्रा के दौरान ने कप्तान को बार बार चेतावनी दी कि जहाज की हालत ठीक नहीं है। उसने कहा, अगर हम आगे बढ़े तो ये जहाज डूब जाएगा। हमें किसी सुरक्षित जगह रुक कर मरम्मत करनी चाहिए। कप्तान ने इसे बगावत समझा। उसने सोचा कि सिर्फ डर फैला रहा है और उसकी अथॉरिटी को चुनौती दे रहा है। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि सेल्कर क्लेम गुस्से में कह दिया, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो मुझे इस टापू पर उतार दीजिए। मैं अकेले ही यहाँ रह लूंगा, पर इस जहाज पर एक दिन भी नहीं। ये टापू था जोआन पंडिट्स आइलैंड, झील की तट से बहुत दूर। कप्तान ने उसकी जीत पूरी कर दी और फिर वो पलाया जब अलेक्जेंडर की किनारे पर उतार दिया गया। उसके पास था एक बिस्तर, कुछ कपड़े, एक बंदूक और गन पाउडर, थोड़ा सा औजार, एक बाइबल और कुछ खाने पीने का सामान। जहाज के बाकी नाविका हंस रहे थे। उन्हें लगा सेल्कर डर के मारे कुछ ही दिनों में पछताकर मदद मांगेगा, पर उन्हें नहीं पता था कि वही फैसला आने वाले सालों में सेल्कर को इतिहास का हिस्सा बना देगा। जब जहाज क्षतिज के मारे गायब हुआ, सेल्कर अकेले रह गया। उसके सामने था हरे भरे थोपड़े से ढका एक टापू, लेकिन अंदर एक गहरी खामोशी। लहरों की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उस पल उसे एहसास हुआ कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। पहले कुछ दिनों तक इस उम्मीद में था कि शायद कोई जहाज वापस आएगा। वो किनारे बैठकर दूर तक देखता रहता, पर दिनों हफ्तों में बदल गया और कोई नहीं आया। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, जिंदा कैसे रहूं? उसके गुस्से और जिद अब डर और अकेलापन में बदल चुका था। रातें सबसे डरावनी थी। अंधेरे में जानवर की आवाजें, झाड़ियों की सरसराहट और ये एहसास कि अगर बीमार पड़ गया तो कोई बचाने वाला नहीं। सोचा था ये बस एक छोटा सा इम्तिहान होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये परीक्षा 4 साल और 4 महीने तक चलेगी और इस दौरान उसे वो सब करना पड़ेगा जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की।
अलेक्जेंडर सेल्कर का असली इम्तिहान अब शुरू हुआ। टापू पर पहला दिन ही उसके लिए बहुत भारी था। सूरज ढल चुका था, आसमान लाल हो रहा था और धीरे धीरे अंधेरा जा रहा था। वो अकेला बैठा था किनारे पर, चारों तरफ सिर्फ लहरों की आवाज़, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। उस रात उसने महसूस किया कि अकेलापन किसी भी हथियार से ज़्यादा खतरनाक होता है। हर सरसराहट उसे ऐसा लगती है जैसे कोई जानवर पास आ रहा हो। हवा की गूंज उसे डराने लगी और जैसे जैसे रात बढ़ती उसके अंदर का डर भी बढ़ता गया। उसने कोशिश की कि आग जलाए ताकि कम से कम रोशनी तो रहे, पर हवा इतनी तेज थी कि आग बार बार बुझ जाती। उस पल उसे समझ आया कि जहाज पर रहकर वो कितना सुरक्षित था और अब यहाँ पर छोटी चीज़ भी उसे जान से मार सकती है। सेल्कर शुरू में दिन भर किनारे बैठकर दूर समंदर को देखता रहता, हर गुजरते जहाज की उम्मीद करता कि शायद कोई उसे देख ले। वो हाथ हिलाता, चिल्लाता, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। दिन गुजरते गए लेकिन जहाज नहीं आया। भूख ने उसे मजबूर किया कि वो टापू की खोज करे। शुरुआत में उसने जंगल का जंगली फल खाए, पर ये हमेशा सुरक्षित नहीं थे। कुछ खट्टे और कुछ कड़वे फल खाने से उसका पेट खराब हो गया। उस पल उसे समझ आया कि अगर जिंदा रहना है तो सही खाना ढूंढना पड़ेगा। रातें और भी मुश्किल थी। अंधेरे में उसे हर आवाज़ खतरा लगती, कभी किसी जानवर की गड़गड़ाहट, कभी झाड़ियों की हलचल। वो बंदूक अपने पास रखकर जागता रहता, लेकिन नींद की कमी से उसका शरीर थकने लगा। कभी कभी उसे लगता कि वो पागल हो जाएगा। अकेलेपन से लड़ने उसके लिए कभी भी भूखा या डर से बड़ा था। वो खुद से बातें करने लगा, कभी अपने जहाज के साथियों से बात करने की नाटक करता, कभी कप्तान को कोसता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि डर से लड़ने का एक ही तरीका है, काम में व्यस्त रहना। उसने टापू की खोज शुरू की, पहाड़ियों पर चढ़ा, जंगल में गया और पानी के स्रोतों तलाशने लगा। कई दिनों बाद उसे एक साफ पानी का झरना मिला। उस दिन उसे ऐसा लगा मानो उसने कोई खजाना पा लिया हो। उसने अपनी बंदूक से पहली बार एक बकरी का शिकार किया। बकरी का मांस उसके लिए पहली बड़ी जीत थी, लेकिन साथ ही उसके मन में एक डर भी था कि अगर गन पाउडर खत्म हो गया तो वो शिकार कैसे करेगा। सेल्कर ने समझ लिया कि अब यह टापू ही उसका घर है और अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे सीखना होगा कि यहाँ कैसे जिया जाता है। अलेक्जेंडर सेल्कर का असली सर्वाइवल अब शुरू हुआ था। भूख इंसान से वो सब करवाता है कि जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सेल्कर को अब रोज खाने की तलाश करनी थी और उस टापू पर उसके सामने कई अजीब रास्ते खुले। टापू पर सबसे ज़्यादा बकरियां थी। ये वही बकरियां थी जिन्हें कभी पुराने नाविका यहाँ छोड़ के गए थे, ताकि भविष्य में लौटने पर उन्हें ताज़ा खाना मिल सके। इन्हीं बकरियों को पकड़ना शुरू किया। शुरुआत में बंदूक से शिकार किया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि गन पाउडर सीमित है। अगर वो इसे ऐसे ही खर्च करेगा तो कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उसने नया तरीका सीखा, दौड़कर बकरियां को पकड़ने लगा। जी हाँ, नंगे पांव पहाड़ियों पर भागना, छलांग लगाना और बकरी को दबोचना। कई बार गिरना चोटिल होता, लेकिन धीरे धीरे उसकी सहन शक्ति इतनी बढ़ गई कि वो आसानी से बकरियां पकड़ लेता। इन बकरियों का मांस और दूध उसका मुख्य भोजन बन गया। कभी कभी वो किनारों पर जाता और वहाँ से समुद्री कछुए पकड़ता। कछुओं का मांस और उनका अंडा उसके लिए प्रोटीन का बड़ा स्रोत था। कभी वो समुद्र से छोटी मछलियाँ हाथ से पकड़ता और कभी उन्हें आग पर सेक कर खाता। भूख के पल इतना कठिन कि कई बार उसने जिंदा मछली ही निगल गई। टापू पर कुछ जंगली पौधों और फल भी धीरे धीरे पहचानना सीख लिया कि कौन सा पौधा खाने लायक है और कौन सा जहरीली। उसने जंगली गोभी जैसी पत्तियां खाई और कुछ जड़ों को उबाल कर खाया। ये सब उसके लिए पोषण का सहारा बना। अलेक्जेंडर सेल्कर का असली सर्वाइवल अब शुरू हुआ था। भूख इंसान से वो सब करवा सकती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सेल्कर को अब रोज खाना की तलाश करनी थी और उस टापू पर उसके सामने कई अजीब रास्ते खुले। टापू पर सबसे ज्यादा बकरियां थी। ये वही बकरियां थी जिन्हें कभी पुराने नाविक यहाँ छोड़ कर गए थे, ताकि भविष्य में लौटने पर उन्हें ताज़ा खाना मिल सके। सेल्कर ने इन्हें बकरियों को पकड़ना शुरू किया था। शुरुआत में बंदूक से शिकार किया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि गन पाउडर सीमित है।
अगर वो इसे ऐसे ही खर्च करेगा तो कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उसने नया तरीका सीखा, वो दौड़कर बकरियां पकड़ने लगा। जी हाँ, नंगे पांव पहाड़ियों पर भागना, छलांग लगाना और बकरी को दबोचना। कई बार वो गिरता, चोटिल होता, लेकिन धीरे धीरे उसकी सहन शक्ति इतनी बढ़ गई कि वो अब आसानी से बकरियां पकड़ लेता। इन बकरियों का मांस और दूध उसके मुख्य भोजन था। कभी कभी वो किनारों पर जाता और खाना और पानी की समस्या तो सैल कर किसी तरह संभाल चुका था, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ा दुश्मन था अकेलापन। भूख इंसान को कमज़ोर बनाती है, लेकिन अकेलापन इंसान को अंदर से थोड़ा तोड़ देता है। सुबह सूरज उगता, शाम को ढल जाता, दिन के बीच शिकार करता, फल खोजता, झोपड़ी ठीक करता, लेकिन जैसे ही रात आती अंधेरा उस पर हावी हो जाता। कोई इंसान नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस हवा की गूंज और समुद्र की लहरें। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि वो पागल हो जाएगा। वो अपने आप से बातें करने लगा। कभी कप्तान से झगड़ने की याद दोहराता, कभी अपने जहाज साथियों से काल्पनिक बातचीत करता, कभी बाइबल खोलकर जोर जोर से पढ़ता ताकि कम से कम उसकी आवाज़ ही उसकी साथी बन सके। धीरे धीरे उसकी आवाज़ उसकी कहानियों उसका परिवार बन गई। अंधेरे में जानवरों की गर्राहट, चूहों की चींची आहट और अचानक किसी टहनी के टूटने की आवाज़, सब कुछ डरावनी था। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता और वो बंदूक कस कर पकड़ लेता, लेकिन असल में वहाँ कोई नहीं था। वह उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बने रहे। वो खाने पर टूट पड़ते, कपड़ों कतरते और सोने नहीं देते। रात भर वो उनसे लड़ता रहता, लेकिन जब उसने बिल्लियों को पाला उसकी रातें थोड़ी आसान हुई। फिर भी डर बना रहता कि अगर वह बीमार पड़ गया या घायल हो गया तो कोई उसे बचाने नहीं आएगा। सेलकर ने अपने दिमाग को भटकने के लिए नए काम शुरू किए। उसने लकड़ी से औजार बनाया, शिकार की नई तरकीब आजमाई और अपनी झोपड़ी की बार बार सुधार। उसने रोज का एक रूटीन बनाया, सुबह पानी भरना, फिर शिकार, फिर झोपड़ी ठीक करना और शाम को आग जलाकर खाना पकाना। उससे उसका दिमाग व्यस्त रहा और वो पागलपन से बच सका। समझ चुका था कि असली जंग भूख से नहीं, अकेलेपन से है। भूख मिट जाती है, लेकिन अकेलापन इंसान को भीतर से खा जाती है। और उसने ठान लिया कि वो इस जगह से हार नहीं मानेगा। उसके लिए हर दिन एक नई परीक्षा थी और हर रात जब वो आंखें बंद करता तो उसके दिल में यही ख्याल आता कि शायद कल कोई जहाज आएगा, शायद कल मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन दिन महीनों में और महीने सालों में बदलने वाले थे और कि ये मानसिक जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी। जब तक अलेक्जेंडर सेलकर ने भूख, प्यास और अकेलापन की बुनियाद लड़ाई जीत ली थी, लेकिन इंसान की असली ताकत सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि हालात को काबू में करना है। और धीरे धीरे एक नाविका से बदलकर जंगल का मास्टर बनता जा रहा था। शुरुआत में उसने टहनियाँ और बड़े पत्तों से एक अस्थायी झोपड़ी बनाई थी, लेकिन बारिश और तूफान आते ही वो झोपड़ी गिर जाती। कई बार पूरी रात वो भीग कर रहा। उसने हार नहीं मानी। कई कोशिशों के बाद उसने 2 मजबूत झोपड़ियां खड़ी की, एक सोने के लिए और एक खाना पकाने के लिए। लकड़ी, पत्थर और बकरी की खाल का इस्तेमाल करके उसने इन्हें इतना मजबूत बना दिया कि तूफान भी उन्हें गिरा नहीं सका। उसके पास जो थोड़ा सा औजार था वो काफ़ी समय तक काम आया, लेकिन समय के साथ धातु के औजार घिसने लगे। तब उसने लकड़ी और पत्थरों से नए हथियार बनाए। नुकीले भाले से मछलियाँ पकड़ता और लकड़ी की धनुष तीर बनाकर बकरियां शिकार करता। उसने अपने हाथों से ऐसा औजार गढ़े जो उसकी रोजमर्रा का जिंदगी ज़रूरत पूरी करने लगे। बकरियां का पीछा करते करते सेलकर का शरीर बदल गया। वो इतना तेज और चुस्त हो गया कि कई बार नंगे पांव पहाड़ियों पर भागते हुए बकरियों को पकड़ लेता। उसकी सहन शक्ति अब किसी शिकारी जानवर जैसी हो चुकी थी। उसने खुद को एक नया रूप में डाल लिया था। जब पूरी तरह अकेले नहीं था, उसके बावजूद अब पूरी तरह अकेले नहीं था। उसके पालतू बिल्लियां रात में उसका साथ देती थी और चूहों से उसको बचाते थे। वो उनसे बातें करता और उन्हें परिवार की तरह मानता। बकरियां भी उसके लिए सिर्फ भोजन नहीं थी। कई बार वो छोटी बकरियों को मारने के बजाय पाल लेता, उनका दूध लेता और उन्हें अपने पास रखता। सेलकर के पास उसकी बाइबल थी। वो हर रात
उसे पढ़ता, इन शब्दों में उसे शांति और साहस मिलता। अकेलेपन में ये किताब उसके लिए दोस्त भी थी और उस शिक्षक भी। 4 साल पहले सेलकर एक जिंदा नाविका था। आज वो शिकार करना जानता था, झोपड़ी बनाना, आग जलाना और औजार गढ़ना और खुद का इलाज करना जानता था। उसका शरीर मजबूत हो चुका था, दिमाग शांत और धैर्यवान हो चुका था। वो अब सिर्फ जिंदा नहीं था बल्कि जीना सीख गया था। सेलकर का ये बदलाव उसकी सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि वो नहीं जानता था कि कब और कैसे कोई जहाज आएगा और क्या वो कभी इस टापू से बाहर जा पाएगा। 4 साल और 4 महीने बीत चुके थे। अलेक्जेंडर सेलकर अब इस टापू की हिस्सा बन चुका था। वो यहाँ जीना सीख गया था, लेकिन दिल के किसी कोने से अब भी उम्मीद थी, शायद एक दिन कोई जहाज आएगा। कई बार उसे दूर से जहाज दिखाई देते। वो आग जलाकर धुआं करता, चिल्लाता, हाथ हिलाता, लेकिन ज़्यादातर जहाज स्पेनिश होते और जानता था कि अगर उन्होंने उसे देख लिया तो कैदी बना लेंगे, इसीलिए वो छुप जाता। इंतज़ार अब लंबा होता जा रहा था। फरवरी 1709 एक सुबह थी। सेलकर किनारे बैठा था, तभी उसे दूर समंदर में पाल दिखाई दिए। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो दौड़ा, आग जलाई और धुआं का गुब्बारे आसमान में भर दिया। इस बार जहाज पास आता गया। यह कोई स्पेनिश जहाज नहीं थी, बल्कि एक ब्रिटिश जहाज था, ड्यूक, जिसे कप्तान वुड्स रोजर्स चला रहा था। जहाज ने आग और धुआं को देखा और रुक गया। पहली मुलाकात जब नाविका किनारे पर उतरे तो उनके सामने एक अजीब आदमी खड़ा था। लंबी दाढ़ी, फटे पुराने कपड़े, नंगी पैर और आंखें में जंगली चमक। वो अंग्रेजी बोल रहा था, लेकिन इतनी टूटी फूटी कि नाविकों को समझने में वक्त लगता था। वो था अलेक्जेंडर सेलकर का 4 साल और 4 महीने बाद इंसानों से उसकी पहली मुलाकात। नाविकों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतने साल अकेले रहकर जिंदा बच सकता है। उन्होंने देखा कि सेलकर कैसे बकरियां पकड़ लेता है, कैसे जंगल में रास्ता जानता है और कैसे उसने अपनी झोपड़ियां बनाई थी। कप्तान वुड्स रोजर्स ने अपनी डायरी में लिखा, वो आदमी इतना तेज और मजबूत हो चुका था कि नंगे पांव पहाड़ पर दौड़कर बकरियां पकड़ लेता था। ये इंसान नहीं, मानो किसी और दुनिया का जीव है। वो ड्यूक जहाज पर ले आया गया। शुरुआत में उसे सब अजीब लगा। इंसानों की आवाज़ें, खाना, बिस्तर, उसके आंखों बार बार भर आती। 4 साल तक उसने इंसान का चेहरा नहीं देखा। जहाज के कप्तान ने सेलकर को अपने साथ रखकर उसकी कहानी दर्ज की। जब वो वापस इंग्लैंड पहुंचे तो उसका नाम हर जगह फैल गया। लोगों ने उसे द रियल रॉबिन्सन क्रूसो कहना शुरू किया। 4 साल और 4 महीने के ये सफ़र सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं था, ये था सबूत के इंसान जब ठान ले तो किसी भी अलेक्जेंडर आप सभ्यता में लौट चुका था। लेकिन उसके चेहरे पर गहरी लकीरें और आंखों में अनुभव की चमक साफ दिखती थी। वो पहले जैसा साधारण नाविका नहीं था। उसकी कहानी इंग्लैंड पहुंचते ही सनसनी बन गई। सेलकर की दास्तां जल्दी ही जगह जगह फैली। लोग चौंक रहे कि कोई इंसान 4 साल 4 महीने तक अकेले एक वीरान टापू पर जिंदा रहे। निपोल डाफो ने इस कहानी को सुना। उसने उसे अपनी कल्पना के साथ मिलाकर एक उपन्यास लिखा, रॉबिन्सन क्रूसो। 1719 में ये किताब दुनिया की पहली बड़ी एडवेंचर नोवेल में से एक बनी। रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी ने लाखों लोगों को मोह लिया, लेकिन असल प्रेरणा थी अलेक्जेंडर सेलकर की असली जंग। सेलकर की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि दिमाग और हौसले से भी जिंदा रहता है। यहाँ भूख ने उसे हाथों से दोबारा गढ़ा।